ओके, तो आज के इस टॉपिक का नाम है आयनाइजेशन, फ्री रेडिकल एंड वाटर। तो इस लेक्चर में आपको मैं ये बताऊंगा कि एक्सरेज को आयनाइजिंग रेडिएशन क्यों बोला जाता है, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या फ़र्क है, और जब एक्सरेज का इंटरेक्शन आपकी बॉडी में या लिविंग सेल में प्रेजेंट वाटर के साथ होता है तो क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें ताकि ये ज्ञान आप अपने क्लासमेट्स और बैचमेट्स में बांट सकें, और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आखिरी बात की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि अ लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। तो चलिए बिना किसी देर किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है आयनाइजेशन की। आयनाइजेशन होता क्या है? अगर मैं साधारण शब्दों में समझाऊं तो एक ये एटम है और उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम सब जानते हैं एटम का स्ट्रक्चर। जब मैं इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को अलग कर दूंगा, चाहे मैं इस बाहर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को करूं, चाहे मैं इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को करूं, अगर मैं इनमें से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूंगा तो इस प्रोसेस को उसके गैसियस स्टेट में जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूंगा तो इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? जब मैं गैसियस स्टेट में किसी भी एटम में से उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो उस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। और एक्स रेज और गामा रेज ये इस काम में एकदम एक्सपर्ट है। रीजन क्या है? उनकी हाई एनर्जी। एक्स रेज और गामा रेज बहुत ही हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं। इतनी एनर्जी होती है उनके पास कि ये जो हमारे पास, एक मिनट मैं बताता हूं आपको। ये न्यूक्लियस है एटम का, ये इस पर फोर्स लगाता है। ठीक है, ये बाहर वाले पर भी फोर्स लगाता है, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर भी फोर्स लगाता है, और जो जितने भी इसके पास आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर ये फोर्स लगाता है। ठीक, ये इस फोर्स या जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग बाइंडिंग यानी बांध कर रखना, बाइंड करके रखना, बाइंडिंग एनर्जी। तो इसके पास एक फोर्स होती है और एक एनर्जी होती है। तो अगर मैं इससे ज्यादा फोर्स लगाऊं, मतलब न्यूक्लियस से अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मेरे साथ चल देंगे। अगर मैं किसी पर ज्यादा फोर्स लगाऊं या ज्यादा एनर्जी से एक्ट करूं तो वो चीज अलग हो जाएगी उससे। यही होता है ना, जब आप मान लीजिए रस्सी पकड़कर कोई चीज खींच रहे हैं और कोई भारी वजन को खींच रहे हैं। अगर वो वजन बहुत ज्यादा है, रस्सी की स्ट्रेंथ से ज्यादा है, तो रस्सी होल्ड नहीं कर पाती, वो टूट जाती है। आप पीछे गिर जाते हैं, वो वजन दूसरी तरफ गिर जाता है। होता है ना ऐसा? तो यही चीज है। अब एक्स रेज और गामा रेज इतनी ही जोर से खींचते हैं, एक्स रेज और गामा रेज में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि उनकी एनर्जी इस बाइंडिंग एनर्जी जो उसको बाइंड करके रख रही है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख रही है उन इलेक्ट्रॉन्स को, उससे कहीं कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने शेल से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं आयनाइजेशन। और एक्स रेज और गामा रेज एक्सपर्ट हैं इस मामले में। ठीक, ये चीज समझ में आई। अब वापस हम उसी टकराने वाले एनालॉजी पर आते हैं। होता क्या है टकराने के बाद? अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो अब क्या होगा? अगर ठीक है, इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक एटम है, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स है। यहां से रेडिएशन आई और इस पर टकराई। ठीक है, वो किसी को भी टकरा सकती है, इनर शेल वालों को भी टकरा सकती है, आउटर शेल वालों को भी। वो एक बात की बात है, वो इलेक्ट्रॉन से टकराई। अब क्या क्या सिनेरियो हो सकता है? पहला सिनेरियो कि इलेक्ट्रॉन से वो टकराई, उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और वो खुद टकराकर उस तरफ चली गई। जैसे बिलियर्ड्स बिलियर्ड्स की बॉल होती है ना, वो जो एट बॉल पूल होता है, वो वाला गेम। उसमें क्या होता है, आप बॉल्स को हिट करते हो एक बॉल से और फिर वो सारी अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये भी संभव है कि यहाँ से आई थी, इससे टकराई और फिर वो दूसरे डायरेक्शन में चली गई।
और ये इलेक्ट्रॉन अपना घूमते फिरते इस तरफ आ गया, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गया और इस तरफ आ गया। अब इससे हुआ क्या, जब एक एटम था, जब एटम था, एटम्स आर न्यूट्रल, एटम्स आर न्यूट्रल, बट अब जब मैंने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो नेगेटिव चार्ज एक कम हो गया, तो जो ओवरऑल एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसको हम बोलते हैं आयन, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम बोलते हैं केटायन, ठीक है। और ये तो है ही एक इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आयनाइजेशन होता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन प्लस आयन का एक पेयर बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और आयन का एक पेयर बनता है। अब इससे क्या हो सकता है, अब इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और आयन का पेयर बनता है, तो इलेक्ट्रॉन भैया ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है। जब तक एटम न्यूट्रल था तब तक वो नॉन रिएक्टिव था, बट जैसे ही उन पर चार्ज आ जाता है तो उनको ये चार्ज पसंद नहीं है, एटम कोशिश करता है वो किसी और का इलेक्ट्रॉन छीन ले ताकि अपना चार्ज न्यूट्रलाइज कर सके वापस, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरी स्पीशीज बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आती है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इसका क्या मतलब है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन वहां से छूट गया है, ठीक है, एक हम सिनेरियो लेते हैं जिसमें रेडिएशन आई थी, इससे टकराई थी और रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन ने रेडिएशन पूरी एब्जॉर्ब कर ली थी, ठीक है। अब वो जो रेडिएशन फोटोन की एनर्जी थी, PHOTON एनर्जी, ये काफी काफी ज्यादा थी बाइंडिंग एनर्जी से। इस केस में क्या होगा, वो उसको उसके ऑर्बिट से तो बाहर निकाल ही देगा, साथ ही साथ वो उसको काइनेटिक एनर्जी भी दे देगा। भैया एक्सेस एनर्जी है मेरे पास तो मैं क्या करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो भागने लगता है, बहुत स्पीड से भागने लगता है, ठीक है। ये जो एक्सेस एनर्जी होती है ये कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो इसके एंड पर क्या होता है, वो तब जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी पूरी एब्जॉर्ब कर ली हो फोटोन की और फोटोन गायब हो गया, ठीक है। इस केस में क्या मिलता है हमारे पास मिलता है एक इलेक्ट्रॉन, एक आयन, मतलब इलेक्ट्रॉन आयन पेयर तो मिलता ही है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये फास्ट मूविंग होता है, ठीक है, ये फास्ट मूविंग होता है। अब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जाकर बाकी एटम से टकराता है और उनका एक और आयनाइजेशन करता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो दूसरे से टकराएगा उसको आयनाइज करेगा, तो ऐसे करके एक कास्केड सा बन जाता है, एक के बाद एक सक्सेसिव आयनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। तो यही लिखा है लास्ट वाले में भी, द आयनाइजेशन इवेंट मे और मे नॉट फर्दर लीड टू सक्सेसिव आयनाइजेशन। अगर इसकी एनर्जी बहुत कम होगी, अगर इसकी एनर्जी बहुत कम होगी, मान लीजिए तीसरा ये लेते हैं हम, फोटोन की एनर्जी पीई ऑलमोस्ट बराबर या थोड़ी सी ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी से, तब क्या होगा, तब क्या होगा, मान लीजिए बाइंडिंग एनर्जी थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और जो हमारी फोटोन की एनर्जी थी वो थी मान लीजिए 10.0001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इस केस में क्या होता है, इस केस में सिंपली इलेक्ट्रॉन फोटोन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा और वो एक इलेक्ट्रॉन आयन पेयर बनाएगा और वो बस एक स्टैटिक इलेक्ट्रॉन आयन पेयर होगा, ठीक है। इस केस में इलेक्ट्रॉन और आयन का पेयर तो बनेगा, बट बट वो मूव नहीं करेगा, वो स्टैटिक होगा, एक जगह रुका हुआ होगा, ठीक है। एक और केस लेते हैं, इस केस में क्या होगा, एज्यूम करते हैं कि रेडिएशन आई यहां से, उसने उसको स्ट्राइक करा और उसने बहुत थोड़ी सी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ने बस उतनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करी जितनी उसे बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा थी, थोड़ी सी, उतनी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करी। मान लीजिए फोटोन की एनर्जी इस केस में भी काफी ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी से, ठीक है। ये मान लीजिए बाइंडिंग एनर्जी फिर से 10 थी और फोटोन की एनर्जी 100 थी, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन ने केवल 10
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही एब्जॉर्ब करी। बाकी का क्या होगा, यहाँ पर एक आयन पेयर बनेगा, ठीक है। बाकी क्या होगा, फोटोन। फोटोन के पास अभी भी एनर्जी है, कितनी, 90। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि okay, इस केस में क्या होता है, यहां से ये फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, इलेक्ट्रॉन तो अपना निकल कर चला गया, ठीक है। बट ये जो एक्सरे फोटोन था, ये अपनी जगह बदल देता है, टकराता है, टकराया और फिर इस तरफ चला गया, ठीक है। इसकी एनर्जी थी 10, 100, इसकी एनर्जी थी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और इसकी अब रह गई 90। बट स्टिल इसमें अभी भी 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 90% एनर्जी है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग। ओके, ये क्लियर है सबको? अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए। नेक्स्ट आते हैं हम फ्री रेडिकल एंड देयर फॉर्मेशन पर। अब फ्री रेडिकल क्या होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन आयन पेयर बने थे, वैसे ही फ्री रेडिकल एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव स्पीशी है, और ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आने वाली अगली स्लाइड के अंदर मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा। फ्री रेडिकल क्या होता है, अभी तो हमने इलेक्ट्रॉन आयन पेयर बनाए थे, अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, अगर मैं ये बनाऊं तो इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और इस वाले हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ऐसे बाइंड करेगा और ये ऐसे बाइंड करेगा, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग में है, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है, इसको हम क्या कहते हैं, ये टाइप ऑफ बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जब बॉन्ड टूटेगा, क्लीवेज होगी इसकी या फिजन होगा इस बॉन्ड का, तो वो दो तरीके से होता है। एक तो ये केस हो सकता है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों एक ही हाइड्रोजन ले जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ये ले जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ये ले जाए। उस केस में क्या होता है, ये एक हाइड्रोजन, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बनकर आ जाता है। अब ये जो दूसरा हाइड्रोजन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, है ना, तो यहां पर एक H पॉजिटिव, तो एक हाइड्राइड आयन और एक हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई। ये फिर से दो आयन पेयर्स हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन या क्लीवेज, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इस बॉन्ड के टूटने की, दूसरी है ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर घर चले जाएं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा प्लस ये हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इन दोनों के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन है। अब इससे होगा क्या, इनके पास कोई चार्ज नहीं है, बट इनके पास एक लोन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, इस रीजन की वजह से ये स्पीशीज फ्री रेडिकल कहलाएगी, फ्री, क्योंकि इनके पास एक फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस स्पीशी को हम फ्री रेडिकल बोलेंगे और ये भी बहुत ही हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स या ऐसे एटम्स या कंपाउंड्स जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ड्यू टू फिजन ऑफ ड्यू टू होमोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये हेट्रोलिटिक था, इस वाले को हम होमोलिटिक बोलते हैं, होमो का मतलब होता है सेम और लिटिक होमोलिटिक, ठीक है। तो होमोलिटिक फिजन,
होमोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से फ्री रेडिकल्स का बनना होता है, फॉर्मेशन होती है। तो क्लियर है ये चीज, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैंने ये चीज पढ़ाई। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो वाटर। अब वाटर, इसके बारे में हम सब जानते हैं, मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड होता है पूरी बॉडी में। 70%, मोर देन 70% आपका बॉडी में पानी है। फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द लाइफ, ये आप हमारी लाइफ का बेसिस बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सब वाटर के अंदर ही होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, सेल्स में न्यूक्लियस है और बाहर इस जगह पर साइटोप्लाज्म है ना। साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट 70% वाटर, और मोस्ट ऑफ लाइफ लाइफ सस्टेनिंग रिएक्शंस आर अकर्ड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम वाटर के मॉलिक्यूल पर आते हैं। जो एक्चुअल वाटर का मॉलिक्यूल है H2O। H2O का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है। वाटर की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और इसकी शेप होती है बेंट, बेंट शेप। ठीक है, तो वाटर की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और बेंट शेप होती है। ठीक है, यहाँ पर भी ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड पर जब रेडिएशन स्ट्राइक करती है तो ये इसका होमोलिटिक फ्यूजन करवाती है। क्या करवाती है? होमोलिटिक फ्यूजन करवाती है। अब इससे होता क्या है, जो H2O का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाता है एक H फ्री रेडिकल में प्लस एक OH फ्री रेडिकल में। ठीक है, एक H फ्री रेडिकल और एक OH फ्री रेडिकल। अब ये जो होमोलिटिक फ्यूजन था ये एम्पलीफाई हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन थी, इसमें कैटलिस्ट का काम करती है रेडिएशन, रेडिएशन एंड फ्री रेडिकल। मतलब कि फ्री रेडिकल अपनी ही फॉर्मेशन को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं, कैटलाइज करते हैं अपनी ही फॉर्मेशन को। ठीक, तो अब ये जो OH मॉलिक्यूल था ये नीचे जाकर फिर से H2O से रिएक्ट करेगा, तो H2O प्लस OH फ्री रेडिकल, ठीक, ये बनाता है, ये फिर से H फ्री रेडिकल्स और भी ज्यादा OH फ्री रेडिकल्स को बनाएगा। देन ये OH फ्री रेडिकल जो अपने आसपास बने हुए और OH फ्री रेडिकल्स हैं उनके साथ जाकर रिएक्ट करेंगे, OH फ्री रेडिकल प्लस OH फ्री रेडिकल। ठीक है, इसको ये अब एक नया कंपाउंड बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं H2O2, साधारण भाषा में हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करता है? ये है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि क्यों हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे लिए खतरनाक है। ठीक, तो बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ऑक्सीडेंट है या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेसिकली ये किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, मोटे तौर पर अगर मैं बताऊं तो हमारे सेल का जो साइटोप्लाज्म, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये H2O2 जाकर सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना होता है। लिपिड की ऐसी लेयर होती है, 2 बाई लेयर होती है।
ये लिपिड्स हैं, ये लिपिड मॉलिक्यूल है और ये लिपिड की बाइलेयर है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिपिड से रिएक्ट करके इनमें पोर्स बना देता है, इनके अंदर पोर्स बना देता है। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बन जाते हैं। अब इन पोर्स बनने से क्या होता है, जो भी अंदर का मटेरियल है, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल के अंदर का मटेरियल है, वो सब बाहर आ जाता है। अब सब कुछ सेल के अंदर का बाहर आ गया तो सेल बच पाएगा नहीं। दिस लीड्स टू सेल डेथ। ये जो पूरा प्रोसेस था, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, इसको हम आगे चलकर और डेप्थ में पढ़ेंगे इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन में। इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी इस नई वीडियो से कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो, और अगर कुछ मैंने गलत लिखा या बोला हो वीडियो में, या आपको अगर ऐसा लगता हो कि मैंने कुछ गलत या बोला या किसी भी और टाइप की कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट करें। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए थैंक यू।